is Anurag and welcome back to another video of Anurag Conceptuals. So last video में हम लोग बात कर चुके हैं पैरेलल इकोनॉमी की मीनिंग की and then we have studied the meaning of black money and then we have studied about the methods of estimation of black money and finally the sources of black money. इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट्स ऑफ पैरेलल इकोनॉमी की एंड देन कॉजेस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी. सो इंडियन सोसाइटी पर पैरेलल इकोनॉमी का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं. जिसके अंदर पहला पॉइंट आता है इन्फ्लेशनरी इफेक्ट. इन्फ्लेशनरी इफेक्ट के अंदर जितनी भी ब्लैक इनकम होती है जो आरबीआई के कंट्रोल से बाहर होती है और इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर होती है, उस अनअकाउंटेड मनी को ब्लैक मनी होल्डर्स बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं वो लोग कॉन्स्पिशियस कंजप्शन करते हैं, लाइक वो लोग अननेसेसरी शॉपिंग्स करते हैं, लग्जरियस गुड्स की डिमांड करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडियन सोसाइटी में एक इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी. पैरेलल इकोनॉमी की वजह से इंडियन सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. द टू पार्ट्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच इज डिवाइडेड बाय द पैरेलल इकोनॉमी आर हैव्स एंड नॉट हैव्स. मतलब कि एक वो पार्ट जिसके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है और दूसरा वो पार्ट जिसके पास कोई भी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो वो बंदे जो लोग नॉट हैव्स के पोर्शन में आते हैं वो लोग डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडियन सोसाइटी का डिवीजन हो जाता है. नेक्स्ट इज एवेशन ऑफ टैक्सेस. पैरेलल इकोनॉमी के अंदर जितनी भी ब्लैक मनी जनरेट होती है उसे किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, और जब उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता है तो ये इनकम किसी भी फाइनेंस अथॉरिटी तक नहीं पहुंचती है. और जब ये इनकम टैक्स अथॉरिटीज तक पहुंची ही नहीं तो भैया टैक्स किस बात का. तो यहां पर टैक्स एवेशन के चांसेस भी हो सकते हैं बाय द पैरेलल इकोनॉमी इन द इंडियन सोसाइटी. नेक्स्ट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू. जब भी पैरेलल इकोनॉमी के अंदर कोई भी एक परमानेंट एसेट परचेज किया जाता है तो उस एसेट को परचेज करने का पेमेंट आधा तो व्हाइट मनी से दिया जाता है और आधा ब्लैक मनी से दिया जाता है. तो जो पार्ट व्हाइट मनी से दिया जाता है वो तो रिकॉर्डेड होता है, उस पर गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी चार्ज कर सकती है. लेकिन वो पार्ट जो अनअकाउंटेड मनी से दिया गया है उस पर तो कोई भी एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं करती. और एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू. तो जब एक्साइज ड्यूटी चार्ज नहीं कर पाती है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो यहां पर क्या हुआ, उसके लिए लॉस ऑफ रेवेन्यू. नेक्स्ट इज एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी, दैट इज रॉन्ग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द इकोनॉमी. अगर किसी भी इकोनॉमी में पैरेलल इकोनॉमी साथ साथ वर्क करती है तो ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देती है इन द वर्ल्ड वाइड सिनेरियो. तो पैरेलल इकोनॉमी की वजह से किसी भी इकोनॉमी की एक गलत इमेज बन सकती है in the international market. So these are the various effects of the parallel economy. So the next topic is causes of parallel economy. अब पैरेलल इकोनॉमी के इफेक्ट्स तो पढ़ गए, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी होती कौन से कॉजेस से है उसको भी तो स्टडी करना है. तो इसके अंदर पहला आता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी. इंडिया में एग्रीकल्चर जीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर जिन रूरल एरियाज में होता है उन रूरल एरियाज में अभी तक पूरी तरीके से बैंकिंग फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. तो जो फार्मर्स होते हैं वो बैंक के थ्रू अपने ट्रांजैक्शंस नहीं करते हैं, और जब बैंकिंग सिस्टम से वो ट्रांजैक्शंस पास आउट नहीं होते हैं तो उसकी कोई भी जानकारी फाइनेंस अथॉरिटी तक नहीं पहुंचती है. तो यहां पर क्या हुआ, पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट होने के चांसेस रहते हैं. सेकेंड इज करप्ट कमर्शियल मेथड्स. इंडिया में जब आधार कार्ड की फैसिलिटी नहीं थी, जीएसटी इंपोज नहीं हुआ था, तो उस सिचुएशन में क्या होता था, जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस होते थे या जितने भी करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स होते थे वो घोटाले करते थे, वो लोग स्कैम्स करते थे. जैसा कि आप लोग जानते हैं स्कैम्स के बारे में, मुझे एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है. तो जाहिर सी बात है ये लोग स्कैम करते हैं. तो करते कैसे हैं भैया, क्योंकि जो कमर्शियल मेथड था वो ही करप्ट था. तो करप्ट कमर्शियल मेथड के जरिए जो करप्ट पॉलिटिशियंस होते हैं वो बिग परचेजेस डील को, बिग कॉन्ट्रैक्ट्स को इजिली इंप्लीमेंट करवा सकते हैं और इनके जरिए एक ह्यूज प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉफिट अर्न हो गई, और ये प्रॉफिट कैसी होती है, अनरिपोर्टेड. और अनरिपोर्टेड प्रॉफिट के जरिए जो इनकम अर्न हुई वो कौन सी हुई, ब्लैक मनी. और ब्लैक मनी कहाँ प्रिवेल करती है, पैरेलल इकोनॉमी के अंदर. नेक्स्ट इज शॉर्टेजेस ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम इंडिया में एसेंशियल कमोडिटीज की एक शॉर्टेज हो गई थी. तो बहुत सारे सप्लायर्स ने उन एसेंशियल गुड्स की ब्लैक मार्केटिंग करनी चालू कर दी थी. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी. तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एसेंशियल गुड्स के इंपोर्ट पर बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए थे. तो बिजनेसमैन भी कतराते थे उस टैक्सेस को पे करने के लिए, और वो लोग चाहते थे कि इस टैक्सेस से कैसे भी छूट मिल जाए. तो वो लोग क्या करने लगे, टैक्स का एवेशन करने लगे.
और इस प्रोसेस के जरिए ब्लैक मनी को अर्न करना बहुत आसान हो गया था। एंड फाइनली दिस लीड्स टू द अक्रेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज हाई रेट ऑफ टैक्सेशन। जब टैक्सेस हद से ज्यादा हो जाते हैं तो भैया लोग भी तो कतराते हैं कि मैं टैक्स नहीं दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, वो बंदा जो एनुअल 1 करोड़ रुपए कमा रहा है और उस पर 18% इंटरेस्ट दे रहा है, तो भैया 18 लाख तो उसके इंटरेस्ट में चले गए। तो यहाँ पर हाई टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से कुछ लोग चाहते हैं कि उन लोगों को टैक्स ना भरना पड़े, और जब वो लोग टैक्स से बचना चाहते हैं तो फिर वो लोग टैक्स का क्या करते हैं, एवेशन। एंड दिस फर्दर लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल फाइनेंस। बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे बिग बिजनेस हाउसेस ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस कर देते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशंस दे देते हैं, और ये डोनेशंस, ये फाइनेंस किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इट इज एन अनरिपोर्टेड मनी, और अगर ये अनरिपोर्टेड इनकम है तो ये फिर क्या मानी जाती है, ब्लैक मनी। और ब्लैक मनी कहां पर जनरेट होता है, पैरेलल इकोनॉमी में। नेक्स्ट इज इलीगल रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। जितने भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं इलीगल वाले, उससे क्या होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू द इमर्जेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। नेक्स्ट इज मॉरल क्राइसिस। क्योंकि जो करप्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो ओपनली और सेमलेसली डोनेशंस डिमांड करते हैं, तो यहाँ पर जो सोसाइटी के एथिक्स होते हैं, जो सोसाइटी की मॉरल और सोशल वैल्यूज होती है, वो अफेक्ट होती है, और इससे ब्लैक मनी जनरेट हो सकता है। सो दीज आर द वेरियस कॉजेस बिहाइंड द इमर्जेंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया। Now the next topic is suggestions for the solution of problem। जो प्रॉब्लम पैरेलल इकोनॉमी की इमर्ज हुई है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए थे बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट। उन सजेशंस को भी स्टडी कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इम्प्रूवमेंट इन इलेक्शन प्रोसेस। जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, प्रोसेस का मतलब बहुत सारा खर्चा किया जाता है, बहुत सारे होर्डिंग, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं, वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंस किया जाता है। तो जो भी इलेक्शन का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत थी। नेक्स्ट इज मिनिमम कंट्रोल्स एंड लाइसेंसेस। जितने भी कंट्रोल्स और लाइसेंसेस इंडस्ट्रीज पर इंपोज किए गए थे, उन कंट्रोल्स और लाइसेंसिंग को कम कर दो, जिसकी वजह से जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं वो टैक्सेस से फेमिलियर हो जाए और टैक्सेस का इवेशन करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट इज एलिमिनेशन ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन। जितने भी बेनामी ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, जितने भी अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन सभी को एलिमिनेट करने की जरूरत थी। मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होगा, इवन देन अगर 1 रुपए का भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उस ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। जो भी टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में चलता था, उसे रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत थी, और इसके तहत प्राइम मिनिस्टर जी ने जीएसटी इंपोज कर दिया था। जीएसटी के अंदर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस खत्म कर दिए गए थे और सिर्फ एक टैक्स बना दिया था, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नेक्स्ट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ द गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्लैक इनकम इन द रियल एस्टेट। जितनी भी ब्लैक मनी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होती है, उससे जो प्रॉफिट जनरेट होती है उसको एप्रोप्रिएट करने की जरूरत थी, उस प्रॉफिट को रोकने की जरूरत थी, क्योंकि अगर अभी इस प्रॉफिट को रोक लिया तो ये आगे चल के ब्लैक मनी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जितने भी रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस है उसे ऑनलाइन कर दिया गया है। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस अगर होते हैं तो इन सभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, और यहाँ पर बेनामी ट्रांजैक्शंस जितने भी होते हैं उन सभी को एलिमिनेट कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस सजेशंस गिवन बाय द वेरियस इकोनॉमिस्ट टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पैरेलल इकोनॉमी। अब बात करने वाले हैं उन स्टेप्स की, उन मेजर्स की जो गवर्नमेंट ने उठाए थे ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें पहला आता है टैक्स एवेशन। टैक्स एवेशन ब्लैक मनी जनरेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पैरेलल इकोनॉमी के अंदर। तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी कमिटीज फॉर्म की थी। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, डायरेक्ट टैक्स इंक्वायरी कमेटी एंड केलकर टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी। तो ये कमिटीज बहुत सारे मेजर्स यूज करती थी टैक्स एवेशन को चेक करने के लिए, और ये कमिटीज ट्राई करती थी जितनी टैक्सेबल इनकम है उतनी ही एक्चुअल टैक्स इनकम होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम, वीडीएस। वीडीएस सबसे पहले इंडिया में 1951 में इंप्लीमेंट की गई थी, और इस स्कीम के अंदर पर्सन को यह परमिशन दे दी गई थी कि आप अपनी ब्लैक मनी को खुद ही डिस्क्लोज कर सकते हो विदाउट डिस्क्लोजिंग द सोर्सेज ऑफ ब्लैक मनी, और इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ टैक्स पे करने की जरूरत है और कुछ भी पेनल्टी पे करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में ये स्कीम तो नहीं चली, लेकिन इसके बाद इस स्कीम ने अच्छी खासी पेस मेंटेन कर ली थी। नेक्स्ट इज रिडक्शन इन टैक्स रेट्स।
फॉर एग्जाम्पल जीएसटी से पहले गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्सेस लिया करती थी अलग अलग फॉर्म में, तो उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स इम्पोज कर दिया था, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, विच इज वेल नोन एज जीएसटी। नेक्स्ट इज स्पेशल बियरर बॉन्ड स्कीम, SBBS। इस स्कीम के अंदर जो भी बंदे ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी के होल्डर होते हैं उन सभी को परमिशन दे दी गई थी कि आप गवर्नमेंट के बॉन्ड परचेस कर सकते हो विदाउट एनी क्वेश्चन एंड विदाउट एनी आइडेंटिटी। और 1981 में सबसे पहले ये स्कीम इम्पोज की गई थी और इस स्कीम के अंदर 10,000 रुपीज के बॉन्ड्स मार्केट में इश्यू कर दिए गए थे फॉर द पीरियड ऑफ 10 years एंड एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 2% पर एनम। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑन इलेक्शन एक्सपेंसेस। जितने भी इलेक्शन हेल्ड कराने के लिए एक्सपेंसेस किए जाते थे उन एक्सपेंसेस को इंडियन गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया था। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स प्रोविजन, गवर्नमेंट ने टैक्स प्रोविजन को और टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई कर दिया था, जिसकी वजह से जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स होते थे लाइक लाइसेंसिंग, परमिट्स, कोटा, सब्सिडीज, ये सभी खत्म हो गए थे। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, TDS। इस स्कीम के अंदर अगर बंदे अपनी इनकम का सोर्स डिक्लेयर कर देते हैं, उस सोर्स को बता देते हैं, तो उस सोर्स पर कुछ टैक्स डिडक्शन हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल वो इनकम कहां से अर्न की गई है, सैलरी से की गई है, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, बैटिंग, हॉर्स रेस, कहां से वो अर्न की गई है, और सोर्स के अकॉर्डिंग उसके टैक्स को डिडक्ट कर दिया जाता था एट सम परसेंटेज। एंड द लास्ट मेजर इज ब्रिंगिंग ब्लैक मनी फ्रॉम द स्विस बैंक्स। जो करेंटली नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट है उसका एक कॉमन एजेंडा है कि उन लोगों को ब्लैक मनी स्विस बैंक से वापस लेकर आना है। एक एस्टिमेट के अनुसार ये बताया जाता है कि इंडिया का 1456 बिलियन डॉलर्स स्विस बैंक के अकाउंट्स में बंद है। मोदी जी बहुत बार ये बात कह चुके हैं कि वो ब्लैक मनी स्विस बैंक से वापस लेकर आएंगे, बट इट विल बी अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, उसके लिए टाइम चाहिए होगा। सो फाइनली टॉपिक खत्म होता है मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट, और इस टॉपिक के साथ साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है पैरेलल इकोनॉमी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, दैट इज इंडस्ट्रियल सिकनेस। तब तक के लिए एज यूजुअल बाय बाय एंड टेक केयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके भी एग्जाम्स आने वाले हैं और उनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं। सो विद दिस सेड, दिस इज अनुराग साइनिंग ऑफ।